हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र, उसमें चैप्टर नंबर 5 गरीबी। आज हम गरीबी घटाने के उपायों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं गरीबी घटाने के उपाय। पहला है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अगर उत्पादकता बढ़ाई जाए तो उत्पादकता बढ़ने से उनकी जो आय है उस आय में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। किसानों की आय बढ़ने से उनकी गरीबी के प्रमाण को घटाया जा सकता है। किसानों के अंदर उनकी जो उत्पादकता है उस उत्पादकता में सुधार करने के लिए हमें सार्वजनिक कार्यक्रमों के द्वारा किसानों को टेक्नोलॉजी की जानकारी देनी पड़ेगी। पर्याप्त प्रमाण में सस्ते दर पर कृषि उत्पादन हो, ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे। किसानों को आधारभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। उत्पादन के लिए उनको पर्याप्त मात्रा में भाव मिले, बाज़ार की सुविधा मिले, ऐसी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो भी कृषि क्षेत्र में नए नए संशोधन हो रहे हैं उनकी जानकारी हमें किसानों तक पहुंचानी पड़ेगी, तो उनकी उत्पादकता में सुधार हो सकता है और उनकी जो गरीबी है उस गरीबी को हम दूर कर सकते हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। भारत देश की कुल राष्ट्रीय उत्पादन और कुल रोजगार में छोटे उद्योग एवं गृह उद्योगों का योगदान हमें अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए छोटे उद्योगों का विकास हो, गृह उद्योगों का विकास हो, इसलिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। सरकार के द्वारा छोटे उद्योग और गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने का काम करना चाहिए। छोटे उद्योगों का विकास होगा तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोज़गार मिलेगा। लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हम पूरा कर पाएंगे और साथ में ही गरीबी की जो समस्या है उस समस्या को हम दूर कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें ऐसे गृह उद्योगों का विकास करना है, छोटे उद्योगों का विकास करना है, ताकि उत्पादन भी बढ़े और लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोज़गार भी मिले, जिसकी वजह से गरीबी का जो प्रमाण है, गरीबी की जो मात्रा है उसमें कमी की जा सके। तीसरा उपाय है असंगठित क्षेत्रों का विकास। गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए हमें असंगठित क्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा। असंगठित क्षेत्रों की हम बात करें तो असंगठित क्षेत्र में सब्जी विक्रेता का समावेश होता है, निर्माण क्षेत्र के मजदूरों का समावेश होता है, कृषि मजदूरों का समावेश होता है, आठ लारी चलाने वाले जो मजदूर होते हैं उनका भी समावेश किया जाता है। तो ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रीय आयोग के द्वारा उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य की परिस्थिति को निश्चित किया गया है। जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य एवं
वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की सिफारिश राष्ट्रीय आयोग के द्वारा की गई है, ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो भी मजदूर हैं उन मजदूरों को हम उनके जीवन स्तर में सुधार कर सकें, उनका सही से विकास हो सके। इसके अलावा जो छोटे किसान हैं और सीमांत किसान हैं, ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को कृषि करने के लिए पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में मिले, सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसे प्रयत्न भी सरकार के द्वारा किए गए हैं। आगे का मुद्दा है उचित कर नीति का उपयोग। देश के अर्थतंत्र में आय की असमानता और गरीबी घटे, इस प्रकार से आय के पुनर्वितरण के लिए सरकार के द्वारा कर नीति का उपयोग किया जाता है। सरकार के द्वारा जो कर नीति का उपयोग किया जाता है उसका उद्देश्य आय की असमानता को घटाना है और गरीबी को घटाना है, जिसकी वजह से जो धनिक वर्ग होते हैं उस धनिक वर्ग की कर भरने की शक्ति अधिक होती है। तो ऐसे धनिक वर्ग के लोगों के पास से अधिक मात्रा में कर वसूल किया जाता है, और जो गरीब वर्ग है जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट कर पाते नहीं हैं, तो गरीब वर्ग को कम कर भरना पड़े, इसीलिए सरकार के द्वारा उनको कर में छूट दी जाती है, कर में राहत दी जाती है, जिसकी वजह से गरीबों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हमें सुधार देखने को मिलता है, और आय की जो असमानता है या गरीबी का जो प्रमाण है उसमें भी हमें कटौती देखने को मिलती है। पांचवा उपाय है मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों के अंदर मानव पूंजी निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहाँ पे मानव क्षमताओं के विकास के लिए बड़े पैमाने पे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल्य के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बेरोजगारी का प्रमाण बहुत ही कम देखने को मिलता है। बेरोजगारी का प्रमाण कम होने की वजह से वहाँ गरीबी का प्रमाण भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। समाज में शिक्षा का ऊंचा स्तर मजदूरों में रोज़गार के लिए विकल्प और पसंदगी उपलब्ध करवाते हैं। अगर समाज के अंदर शिक्षा का प्रमाण ऊंचा होगा तो लोगों को रोज़गार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पसंदगी के अवसर उपलब्ध होंगे। कौशल्य का विकास होने से उत्पादकता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कौशल्य का विकास होने से उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन साथ साथ में वेतन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इसीलिए मजदूरों को काम के स्थान, तालीम एवं संशोधन के लिए सतत पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। मजदूरों को हमें शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की सुविधाएं, कौशल्यों का विकास हो, ऐसे हमें कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। उसका सीधा प्रभाव देश के अर्थतंत्र पे पड़ता है। छठा उपाय है उचित कीमत पर वस्तुएं देना। गरीब परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त आहार मिले, फूड सिक्योरिटी प्राप्त हो, इसके लिए
सरकार के द्वारा राहत दर पर खाने की सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे गरीबी के अंदर हम प्रत्यक्ष रूप से कमी कर सकते हैं। भारत देश के अंदर इसके लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानों पर ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब लोग अनाज को खरीद सके, उसके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जिसकी वजह से वो उचित कीमत पर आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पोषण युक्त आहार है या जो भी खाने की सामग्री है, उस सामग्री को उचित कीमत पर वो प्राप्त कर सकते हैं। देश के अंदर अकाल एवं अभाव के समय के दरमियान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीब लोगों को जो भी जीवन जरूरी वस्तुएं होती है वो जीवन जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है। तो उसकी वजह से भी हम गरीबी के प्रमाण को कम कर सकते हैं। इसके बाद है रोजगार लक्षी कार्यक्रम। आगे का मुद्दा, रोजगार और गरीबी दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार लक्षी कार्यक्रमों का आयोजन करना बहुत ही ज़रूरी है। रोजगार लक्षी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए तो हम गरीबी की समस्या को दूर कर सकते हैं। अब हम रोजगार लक्षी कार्यक्रमों की बात करने वाले हैं। पहला कार्यक्रम है संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SJSY। छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए विभिन्न एजेंसियों के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए थे। इन सभी कार्यक्रमों का संकलन करके 2 अक्टूबर 1980 से संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है, जिसकी वजह से वे गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आय प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ये भी है कि संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जो गरीब परिवार है, ऐसे गरीब परिवारों में स्वरोजगारी को बढ़ावा देना है। अगर उनको स्वरोजगार मिलेगा तो गरीबी रेखा से वे ऊपर उठ सकेंगे और आय प्राप्त कर सकेंगे। ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में निर्धारित समूहों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसके अंदर छोटे एवं सीमांत किसान, कृषि मजदूर एवं ग्रामीण कारीगरों का समावेश किया जाता है। IRDP कार्यक्रम गरीबी निवारण कार्यक्रम में रूप में भी जाना जाता है। स्वरोजगार के हेतु जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें निम्न कार्यक्रमों का भी समावेश किया जाता है। तो हम स्वरोजगार के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनके नामों की थोड़ी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। IRDP संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, ट्राइज़ैम स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम, DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के कार्यक्रम, MWS 10 लाख कुएं की योजना, सिट्रा ग्रामीण कारीगरों के लिए सुधरी हुई टूल किट्स उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, GKY
गंगा कल्याण योजना 1 अप्रैल 1999 से IRDP एवं उसके साथ संकलित अन्य योजनाओं को सम्मिलित करके उसे सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम दिया गया है। ये जो योजना है उस योजनाओं के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर छोटे उद्योगों का विकास करना है। इसके अलावा स्वयं सहाय समूहों का निर्माण करके उनको आधारभूत सुविधाओं की मदद करनी है, तकनीकी सुविधा उपलब्ध करवानी है, ऋण की सुविधा उपलब्ध करवानी है, उत्पादित वस्तुओं के बाजार हेतु सुविधा प्राप्त करवानी है। ये सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। अब हम रोजगार लक्षी कार्यक्रम में बात करने वाले हैं वेतनिक रोजगार के कार्यक्रम। वेतनिक रोजगार के कार्यक्रम यह गरीबी निवारण के लिए बनाई गई व्यूह रचना का एक भाग माने जाते हैं, जो बहुआयामी उद्देश्य रखता है। वेतनिक रोजगार के लिए कार्यक्रमों का लक्ष्यांक केवल ऐसे ही गरीब थे जिनके पास भौतिक श्रम के अतिरिक्त आय का कोई भी अन्य साधन नहीं होता। यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम सिर्फ कृषि के अतिरिक्त मौसम में स्वरोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाते, बल्कि कृषि के मौसम के अलावा बाढ़, अकाल, अभाव, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दरमियान भी लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाता है एवं जो भी श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों को उचित वेतन भी प्राप्त होता है। वेतनिक रोजगार के कार्यक्रम में जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना जैसे कार्यक्रमों का समावेश किया जाता है। तो दोस्तों, हमने वेतनिक रोजगार के कार्यक्रम में हमने देखा कि यह वेतनिक रोजगार के कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए बनाई गई व्यूह रचना का एक भाग है, जिसके बहुत सारे उद्देश्य देखने को मिलते हैं। वेतनिक रोजगार के कार्यक्रम के अंदर ऐसे गरीब लोगों को ही प्राधान्य दिया जाता है जिनके पास श्रम के अलावा आय का कोई भी अन्य साधन होता नहीं है। वेतनिक रोजगार के कार्यक्रम केवल कृषि के मौसम में रोजगार उपलब्ध करवाते ऐसा नहीं, बल्कि कृषि के मौसम के अलावा बाढ़ की परिस्थिति, अकाल की परिस्थिति और अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, उन अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दरमियान भी यह लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं। वेतनिक रोजगार के कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाता है और श्रमिकों को उचित मात्रा में वेतन भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई वेतनिक रोजगार के कार्यक्रम। रोजगार लक्षी कार्यक्रम में तीसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो हम उसके बारे में देखने वाले हैं। 1990 के दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि स्थगित हो गई थी और जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, उन सार्वजनिक क्षेत्रों की जो वृद्धि थी वो नकारात्मक हो गई थी और बेरोजगारी का जो दर था, उस बेरोजगारी के दर में भी तीव्रता से वृद्धि होती जा रही थी। इस परिस्थिति में स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों की मदद करना था और स्वरोजगार के लिए साहस स्थापित करने में उनकी मदद करना था।
दोस्तों, हमने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि 1990 के दशक के दरमियान संगठित क्षेत्रों में रोजगार की जो वृद्धि थी वो स्थिर हो गई थी, सार्वजनिक क्षेत्रों की जो वृद्धि थी वो नेगेटिव हो गई थी और बेरोजगारी का जो दर था वो तीव्रता से बढ़ता जा रहा था। इस परिस्थिति में लोगों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों की हेल्प करना था और स्वरोजगार के लिए साहस स्थापित करने में उनकी सहायता करना था। अब हम रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम में हम चौथे कार्यक्रम के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, जिसे अंग्रेजी में नरेगा भी कहा जाता है। 2005 में राष्ट्रीय रोजगार कानून मंजूर किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो नरेगा का जो कानून था वो 2005 में मंजूर किया गया था। यह हमें अपने को याद रखना है कि ये जो कानून था, यह कानून 2005 में मंजूर किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत संपत्ति का निर्माण करना था। प्रतिवर्ष ग्रामीण, शहरी, गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग के जो परिवार है, उन परिवारों में से एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना था। वर्ष 2009 के अंदर इस योजना को सुधार कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून MJ नरेगा कर दिया गया था। तो हमने इस योजना में देखा कि इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम को अमल में लाना है, जिसके अंदर संपत्ति का निर्माण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, चाहे गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के व्यक्ति हो, उनमें से कोई एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना को 2009 में दूसरा नाम दिया गया था। नरेगा को MJ नरेगा के नाम से जाना गया था। अब हम देखने वाले हैं आवास योजनाओं के बारे में। गरीबी को दूर करने के लिए हम आवास योजनाओं को भी अमल में ला सकते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और ऐसे लोग अर्धस्थायी मकानों में निवास करते हैं या तो काम चलाऊ मकानों में निवास करते हैं। कहने का मतलब उनके पास खुद के मकान नहीं है। गरीबों को उचित आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1985 और 86 में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवार एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग को मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। तो मैं याद रखना है 1985 से कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, तो ऐसे वर्ग के लोगों को मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। इसके बाद वर्ष 2013 और 14 में राजीव आवास योजना अमल में लाई गई थी। शहरी क्षेत्र के अंदर गरीब परिवार भी झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों के अंदर भी आवास की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो शहरी क्षेत्रों की आवास की समस्या को ध्यान में रखकर 25 जून 2015 से
शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। सरकार के द्वारा जो भी आवास की योजनाएं हैं, उन आवास की योजनाओं में गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, यही इन योजनाओं का उद्देश्य है। लेकिन इसके साथ साथ रोजगारी का निर्माण करना है, लोगों को रोज़गार देना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन आवास योजनाओं से लोगों को रहने के लिए आवास तो मिले हैं, लेकिन साथ साथ में लोगों को रोज़गारी भी प्राप्त हुई है। अब हम गरीबी को दूर करने के लिए हम 9वीं योजना की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा की योजना है। भारत में गरीबी घटाने की व्यूह रचना के भागरूप विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा प्राप्त होता था। इसके अलावा 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो भी किसान हैं, उन किसानों को फसल के नष्ट होने के जोखिम से रक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा भी योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा की जो योजना है उसके अंदर हमने बात की अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो अटल पेंशन योजना है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 9 मई 2015 में बनाई गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की उम्र की है, ऐसे लोगों के लिए 12 रुपये के प्रीमियम पर सालाना 2 लाख का दुर्घटना बीमा प्रदान करवाया जाता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई थी, जिसके अंदर वार्षिक 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा प्रदान करवाया जाता है। किसानों को फसल के नष्ट होने का जो जोखिम होता है उससे रक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू की गई थी। अब है जन धन योजना, उसके बारे में देखने वाले 10वीं योजना। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जनधन योजना भी शुरू की गई थी। मौद्रिक समावेशीकरण के द्वारा गरीबी के मूल में चोट करने की महत्वाकांक्षी योजना, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना। रिपीट करते हैं, मौद्रिक समावेशीकरण के द्वारा गरीबी के मूल में चोट करने की महत्वाकांक्षी योजना, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 के दिन की गई थी। पहले ही दिन 1.5 करोड़ जितने जनधन योजना के खाते खोले गए थे और 8 जनवरी तक उन खातों की संख्या 12.58 जितनी हो गई थी, जिसमें के अंदर 10,590 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठा की गई थी। तो उसे हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे जनधन योजना का महत्व और लक्षण। देश के अंदर प्रति आबादी
बैंकिंग सेवा का प्रमाण बढ़े और प्रादेशिक असमानता घटे, इस उद्देश्य से जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। कहने का मतलब कि देश के अंदर रहने वाली प्रत्येक जनसंख्या को बैंकिंग सेवा का लाभ मिले और जो भी प्रादेशिक असमानता है उस प्रादेशिक असमानता को हम घटा पाए, इसके लिए सरकार के द्वारा जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके मूल में सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को दी जाने वाली सहायता सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो, ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो सरकार के द्वारा जो भी जनधन योजना बनाई गई थी उसके तहत जिन लोगों के पास जनधन योजना के खाते हैं उन लोगों को सरकार के द्वारा ऐसे गरीब परिवारों को जो भी सहायता दी जाती है वो सहायता उनके सीधे बैंक खाते में जमा हो जाए, ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया था। जनधन योजना की विशेषता की हम बात करें तो जनधन योजना के अंदर शून्य रकम पर खाता खुलवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जनधन योजना का खाता खोलने के लिए आपको बैंक में किसी प्रकार का पैसा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जनधन योजना का खाता फ्री में खुलता है और खाता खुलवाने के 5 महीने के बाद उसमें आपको 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त होती है। जनधन योजना में 26 जनवरी से पहले खाता खुलवाने वाले जो भी खाता धारक होते हैं उन लोगों को जीवन बीमा का लाभ मिलेगा, ऐसी घोषणा भी की गई थी। तो दोस्तों ये भी याद रखना है कि जनधन योजना का जो खाता होता है फ्री में खुलता है, शून्य रकम पर खुलवा सकते हैं, बैंक में कोई भी चार्जेस भरना नहीं है। और जब ये खाता खुल जाता है, खाता खुलने के 5 महीने के बाद उसमें 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। इसके अलावा जिन लोगों ने 26 जनवरी से पहले जनधन योजना के खाते खुलवाए हैं उन लोगों को जीवन बीमा का लाभ देने की घोषणा भी सरकार के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना मूलभूत रूप से वित्तीय समावेशीकरण के लिए सर्वग्राही योजना मानी जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो सूक्ष्म ऋण, जिसे माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है, सूक्ष्म ऋण और बैंकिंग सुविधा के द्वारा भी हम गरीब को जड़ से नष्ट कर सकते हैं और इसीलिए जनधन योजना का निर्माण किया गया था। तो को याद रखना है कि सूक्ष्म ऋण और बैंकिंग सुविधा के द्वारा गरीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा जनधन योजना का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों हमने आज के वीडियोस के अंदर गरीबी को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई है उन सभी योजनाओं की जानकारी हमने संक्षिप्त में प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जिससे हमें पता चलता है कि अगर सही मात्रा में देश के अंदर उन योजनाओं को अमल में लाया जाए तो गरीबी का जो प्रमाण है उस मात्रा में गरीबी के अंदर कमी की जा सकती है। इसी साथ ही हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 गरीबी था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन टॉक, जिसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है, तो आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप शेयरिंग कीजिए, आप अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल में जोड़िए ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के से वंचित ना रह पाए। हमारा ये जो छोटा प्रयत्न है उससे आप सफल बनाने का प्रयत्न कीजिए। हम आगे के वीडियोस के अंदर आपके सामने फिर से एक बार एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे
मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद अस्तु।